नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर की नई क्लास में, जिसमें मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो 10 सवाल जो बने होंगे आज रात तक की सुर्खियों से। और करंट के ये 10 सवाल आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, हमारी क्लास सिर्फ करंट की ही क्लास नहीं है, इसके साथ हम उससे जुड़े हुए स्टेटिक्स जीके को भी पढ़ते हैं। और शायद यूट्यूब पर एकमात्र ऐसी क्लास है जो आपको करंट के साथ आपके जीएस को भी बेहतर बनाती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। फिर से एक बार आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए एपीजे अब्दुल कलाम की वो लाइनें जो हर विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए। अब्दुल कलाम जी कहते थे कि सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। दोस्तों, सपना तो हर कोई देखता है, हर कोई चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन सपना में जान उसमें होती है जो आपको बैठने ना दे, जो आपको आराम करने का मौका ना दे। यानी आपको इतना प्रेरित रखे कि आप सपने के चक्कर में अपने आराम और जितनी भी अपनी व्यवस्थाएं हैं उनको पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते रहें। तो दोस्तों, हमें भी यही करना है, अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते रहना है। सोने का समय तो लक्ष्य प्राप्त करने के बाद में मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता दी है? दोस्तों, अभी क्या हुआ है, अभी जो हमारा यूनेस्को है उसके 43वें यूनेस्को इसका 43वां यानी 43वां महासम्मेलन महासम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में। कहां पर? समरकंद। ये वही समरकंद है जहां से बाबर आया था भारत में। तो यहीं पर इसका 43वां महासम्मेलन अभी आयोजित किया गया है। और इस सम्मेलन में क्या हुआ है, भारत का नोवा शहर शामिल हुआ है। किसके रूप में? सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। किसमें? तो गैस्ट्रोनॉमी में। अब ये सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी होता क्या है? आप ये सोच रहे हैं सर ये क्या बता दिया आज। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का मतलब है कि खान पान की नगरी। ये कैसे है? जो जिसमें खाना अच्छा हो, ठीक है, अच्छा हो, तो इसको हम कहते हैं सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। यानी जो अपने मेहमानों को अच्छे से खाना परोस सके उसको सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की श्रेणी में डाला जाता है। तो ये कौन सा है? ये भारत का नोवा है और यूपी का दूसरा है। उत्तर प्रदेश का इसमें शामिल होने वाला दूसरा है, सेकंड। तो सेकंड ये है, तो फर्स्ट कौन सा था? तो फर्स्ट था हमारा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। और किसके लिए? संगीत के लिए शामिल किया गया था। अभी किसके लिए किया गया है? तो खान पान के लिए किया गया है। इससे पहले हम 9 शामिल कर चुके हैं, इसमें से एक यूपी का वाराणसी है जो अपने अतिथियों को संगीत सुनवाने के मामले में क्या है, पहले शामिल किया जा चुका है। अब जो ये लखनऊ है, तो ये शहर कौन सा है? तो नौवा शहर शामिल हुआ है गैस्ट्रोनॉमी, ये है लखनऊ। कौन सा है? तो लखनऊ। अब ये लखनऊ में क्यों इसको इसमें शामिल किया गया है? क्योंकि लखनऊ में एक रसोई प्रसिद्ध है और ये है अवध रसोई। अवध रसोई के कारण लखनऊ प्रसिद्ध है। और इसमें क्या क्या खाने की प्रसिद्ध चीजें मिलती हैं या व्यंजन मिलते हैं? तो इसमें जो प्रसिद्ध व्यंजन हैं उनमें ग्लोटी कबाब सबसे प्रसिद्ध है। उसके साथ ही इसमें टुंडा कबाब भी मिलता है, टुंडा कबाब। और क्या है? पूरी, कचौरी, यानी खाने के सामानों के लिए इसको गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा शहर है? नोवा शहर है। तो इससे पहले कौन कौन से शहर और शामिल किए जा चुके हैं? तो इससे पहले जो शहर शामिल हुए हैं उनको भी हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। किसकी? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की स्थापना 2004 में हुई थी, जिसमें गैस्ट्रोनॉमी के रूप में ये शहर को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो सांस्कृतिक, रचनात्मक और नवाचार के सतत शहरी विकास रणनीति के रूप को अपनाते हैं। यानी उन शहरों को शामिल करना है जो अपने विकास में संस्कृति,
वहाँ के खान पान या सतत शहरी विकास के रूप में अपनाते हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। ये क्षेत्र कौन से होते हैं? तो संगीत का हुआ, फिल्म का हुआ, साहित्य का हुआ, डिजाइन का हुआ और खान पान। खान पान को हम किस नाम से जानते हैं? तो गैस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। हस्तकला और लोक कला तथा मीडिया आर्ट्स के संबंधित जितने भी किसी शहर में ये कोई प्रसिद्ध स्थान हो, वहां का संगीत हो या कला संस्कृति हो या खान पान हो, तो उनके रूप में यहाँ पर शामिल किया जाता है। अब इससे पहले 8 शहर कौन से हैं? तो सबसे पहले जो हमारा शहर शामिल किया गया, पहला शहर वो जयपुर था और हस्तकला और लोक कला के लिए 2015 में शामिल किया गया। उसके बाद जो बनारस यानी वाराणसी है, ये संगीत के लिए 2015 में शामिल किया गया है। तो यूपी वाले बच्चे याद रखेंगे, क्योंकि अभी चर्चा में रहा है, तो आपसे पहले वाला शहर भी पूछा जा सकता है। और कब हुआ है? तो 2015 में हुआ है और उसके 10 साल बाद अब किसको? लखनऊ को शामिल किया गया है, यानी 2025 में। उसके बाद जो चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, श्रीनगर, ग्वालियर, कोझिकोड, लखनऊ। अब लखनऊ कौन सा है? तो खान पान के लिए 2025 में शामिल किया गया है। चलिए, तो अब हमने यहाँ पर क्या क्या जाना? तो ये देखो रुमाली रोटी जो यहाँ पर बन रही है। अब इस क्वेश्चन से ये तो हुआ हमारा करंट का क्वेश्चन। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या देखा? यूनेस्को। क्या देखा हमने यहाँ पे? सबसे पहले हमने यूनेस्को, ठीक है। दूसरा हमने उत्तर प्रदेश और तीसरा हमने देखा उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान क्या है? देश। उत्तर प्रदेश क्या है? राज्य। और यूनेस्को क्या है? एक संस्था। तो हम अब इन तीनों के बारे में जानेंगे, यानी एक क्वेश्चन में आपको संस्था के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, साथ ही एक देश के बारे में जानने को मिलेगा। तो ये है हमारा स्टैटिक्स जीके वाला पार्ट। तो अब सबसे पहले हम यूनेस्को के बारे में जानते हैं। अगर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म हुई। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को 1945 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। और पेरिस कौन से शहर की कौन से देश की राजधानी है? तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। अगर बात करें पेरिस की, तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे? तो सीन नदी के किनारे स्थित शहर है पेरिस, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन में जो वर्तमान अध्यक्ष हैं या इसके जो हेड हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आंद्रे अजोले, ठीक है। ये हो गए इनके वर्तमान में अध्यक्ष। तो ये तो हुई इस संस्था के बारे में जानकारी। अब यूनेस्को में भारत की कुछ विश्व धरोहर भी शामिल है। अगर बात करूं, इसको मिटाई देता हूं। यूनेस्को में कितनी भारत की विश्व धरोहर शामिल है? तो यूनेस्को में भारत की विश्व धरोहर कितनी है? तो विश्व धरोहर भारत की है 44 साइट भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। इसमें से 36 जो हैं हमारी कौन सी है? तो 36 हमारी सांस्कृतिक है। ये कौन सी है? सांस्कृतिक साइटें हैं। और 7 हमारी प्राकृतिक साइटें हैं। और एक साइट जो है वो मिश्रित की श्रेणी में आती है। और ये मिश्रित में कौन है? तो ये सिक्किम की कंचनजंगा। सिक्किम का नेशनल पार्क क्या है? कंचनजंगा। तो ये किसमें है? मिश्रित श्रेणी में आता है विश्व धरोहर की यूनेस्को की। तो ये तो थी हमारी विश्व धरोहर की 44 साइटें जो यूनेस्को में भारत की शामिल है। इसके साथ ही यूनेस्को में एक सूची होती है अमूर्त धरोहर की। कौन सी? तो अगली सूची, ये तो हमारी विश्व धरोहर हुई। अगली सूची है इसमें अमूर्त धरोहर। अब ये अमूर्त धरोहर क्या होती है? तो अमूर्त धरोहर वो सांस्कृतिक हमारी पूंजी है जिसको हम छू नहीं सकते। जैसे आप ताजमहल को छू सकते हैं तो वो मूर्त धरोहर हुई। लेकिन अमूर्त का जो ए का मतलब होता है नहीं, मूर्त का मतलब छुई जा सके, यानी जिसको हम छू नहीं सकते उसको अमूर्त धरोहर कहते हैं। और ये कितनी है? तो ये भारत की 15 अमूर्त धरोहर इसमें यूनेस्को में शामिल है।
अब हम जानते हैं कौन कौन सी अमूर्त धरोहर जो यूनेस्को में शामिल है। तो 15 हुई। सबसे पहले जिसकी शुरुआत होती है 2008 से। 2008 से हम वैदिक मंत्र जाप 2008 में शामिल हुआ। ठीक है, कब? 2008 में। दूसरी साइट जो इसमें शामिल हुई वो थी हमारी रामलीला। क्या थी? रामलीला। रामलीला को भी 2008 में शामिल किया गया। तीसरी साइट थी इसमें हमारी कटियट्टम। ये केरल का है और 2008 में इसमें शामिल किया गया। इसके बाद जो चौथी साइट आई वो रमन्ना है। और रमन कहां पर है? तो 2009 में। ये क्या है? गढ़वाली रामलीला जैसा एक पर्व है। पांचवी जो साइट हुई तो पांचवी छठी सातवीं 2010 में शामिल हुई। तो ये कौन कौन सी है? छऊ नृत्य। सातवीं हो गई हमारी कालबेलिया कहाँ का है? तो राजस्थान का नृत्य है। और जो आठवीं थी वो थी मटियट्टम। ये कहाँ का था? केरल का। तो ये तीनों 2010 में शामिल की गई। तो ये हमारी 6, 7, 8 हुई। इसके बाद 2012 में जो शामिल हुआ तो वो थी हमारी 9वीं साइट। और 9वीं साइट थी बौद्ध जाप। जो बौद्धों का मंत्र जाप है उसको शामिल किया गया था 2013 में। ठीक है, नहीं 2012 में। 11 की छुट्टी तो 12 में। उसके बाद 10वीं साइट हमारी 2013 में जुड़ती है। और वो उस साइट का नाम क्या था? तो उस साइट का नाम था सकीर्तन, मणिपुर का सकीर्तन। ठीक है, उसके बाद 2014 में हमारी शामिल हुई ठटेरा। ठटेरा क्या है? पीतल बनाने की जो कला है पंजाब की, उसको हम ठटेरा के नाम से जानते हैं। उसके बाद 12वीं साइट हमारी योग हुई, जो कब हुई? 2016 में शामिल हुई। 2016 में ही 13वीं साइट जिसका नाम था नवरोज। और नवरोज किसका त्योहार है? तो ये पारसी धर्म का त्योहार है। 2016 में इसको शामिल किया गया। उसके बाद कुंभ मेले को 14वीं साइट बनाया गया। कुंभ मेला कब शामिल किया गया? तो 2017 में शामिल किया गया। और जो अंतिम और नवीनतम साइट है वो है 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14, 15 योग नवरोज कुंभ। और उसके बाद 2021 में 5, अच्छा ये नंबर गड़बड़ाए, 7, ये 8वां है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। ठीक है, तो दुर्गा पूजा कहाँ? तो दुर्गा पूजा 2021 में शामिल हुई। और 15वीं जो साइट थी हमारी वो गरबा जो नृत्य है गुजरात का, उसको 2023 में शामिल किया गया। तो ये हमारी अमूर्त धरोहर की 15 साइटें हैं, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश। चलिए, तो ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश और ये रहा इसका मैप। अगर भारत में बात करूं उत्तर प्रदेश कहां पर है, तो भारत के उत्तर में ये स्थित है, जिसका नाम है प्रदेश का उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये मैप हो गया किसका? उत्तर प्रदेश का। अगर बात करूं उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे मिलती है, तो ये वाली सीमा नेपाल से मिलती है। यानी किसी देश से मिलने वाली सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा। राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें तो इसका एक बॉर्डर उत्तराखंड से, थोड़ा सा इसका सहारनपुर का बॉर्डर किससे मिलता है? हिमाचल प्रदेश से। यहाँ पर किससे मिल रहा है? हरियाणा से मिल रहा है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दिल्ली है। इसके नीचे राजस्थान, एमपी, यहाँ पर छत्तीसगढ़, यहाँ पर झारखंड और यहाँ पर बिहार। तो कितने राज्य हुए? तो उत्तराखंड, हरियाणा 2, एचपी 3, 4, 5, 6, 7, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक देश से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। तो कई बार परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो राज्य हो गए 8, एक हुआ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगर बात करूं इसके यूपी के उत्तराखंड से लगने वाले जिले, तो हिमाचल प्रदेश से एकमात्र जिला सहारनपुर बॉर्डर साझा करता है। और फिर उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये किससे साझा कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड से। नेपाल से पीलीभीत, लखीमपुर और बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। इसके बाद बिहार बॉर्डर आता है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, फिर सोनभद्र। ठीक है, तो आप इसके जो बॉर्डर जिले हैं वो भी याद रखेंगे। चलिए, ये तो बात हुई इसके बाउंड्री की। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का
दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस, तो ये उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को मनवाया जाता है और 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं। अगर बात करें इसके सीएम की, तो योगी आदित्यनाथ इसके सीएम हैं। वहीं बात करें इसके राज्यपाल की, तो राज्यपाल है इसकी, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, ये कहां से हैं? तो गुजरात की पूर्व सीएम है। ठीक है, अब ये तो हुई हमारी इसकी राजनीतिक जानकारी। अब बात करूं अगर इसके राष्ट्रीय फूल की, राष्ट्रीय पेड़ इसका हो गया अशोक। ठीक है, पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी इसका हो गया सारस। ठीक है, और राष्ट्रीय पक्षी सारस हो गया, फूल इसका हो गया पलास। पलास का फूल इसका फूल हो गया। अगर जलीय जीव बात करें, तो जलीय जीव इसके हुए गंगेटिक डॉल्फिन, यानी गंगा की डॉल्फिन इसकी क्या है? राजकीय जलीय जीव है। ठीक है, राष्ट्रीय नहीं, राजकीय, राजकीय जलीय जीव। ठीक, तो ये हुई इसके बारे में जानकारी। अब अगर बात करें यहाँ के नेशनल पार्क की, तो एकमात्र नेशनल पार्क जो लखीमपुर में स्थित है उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, अगर बात करें राजनीतिक इसकी, तो यहाँ पर कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो लोकसभा की यहाँ पर 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पर 403 सीटें हैं, और वहीं पर विधान परिषद की यहाँ पर 100 सीटें हैं। ठीक है, तो विधान परिषद जो भारत के सिर्फ 6 राज्यों में हुआ। तो ये था हमारा अभी तक का पहला क्वेश्चन। इसमें आपको मैंने जितने भी इससे जुड़े हुए क्वेश्चन परीक्षा में बनने की दिशा में उपयोगी थे वो सबको आपको पढ़ा दिया है। चलिए, अच्छा, अब हमारा तीसरा क्या था? तीसरा था उज्बेकिस्तान। चलिए, उज्बेकिस्तान को भी आप देख लीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है किस हिसाब से कि जब भी एग्जामिनर आपसे राजधानी के बारे में पूछेगा तो मध्य एशियाई देशों की राजधानी जरूर पूछेगा। और मध्य एशियाई देश कितने हैं? तो 5 देश हैं। 5 देश में से एक देश है उज्बेकिस्तान। तो ये है कहां पर? इनकी लोकेशन हम एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, और दिशा मैंने देखना मैंने आपको मैप में सिखाया है। जिससे भी हमें दिशा का ज्ञात करना हो वहां पर प्लस का निशान बनाते हैं। और उसके सीधी साइड वाली कौन सी हो जाएगी? ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर वाली नॉर्थ, नीचे वाली साउथ। तो भारत से अगर नॉर्थ वाले उत्तर में चलें तो यहाँ पर ये आपको 5 देश दिख रहे होंगे। इनको बोलते हैं हम मध्य एशियाई देश। आप इनको आपकी देशों के नाम उनकी राजधानी के साथ याद रखने हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो 5 देश कौन से हैं एक बार हम लिख लेते हैं। सबसे पहले यह है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। ठीक है, ये वाला देश हो गया तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशकाबाद। अशकाबाद। ऐसे ही ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान वो देश है जो सभी मध्य एशियाई देशों से क्या करता है? सीमा साझा करता है, यानी चारों देशों से सीमा साझा करेगा, साथ में अफगानिस्तान से भी करता है। ये अफगानिस्तान से सीमा साझा कर रहा है। इसका नाम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ताशकंद। और ताशकंद में किसका मृत्यु हुई थी? तो हमारे धरती पुत्र लाल बहादुर शास्त्री यहीं पर शहीद हुए थे। ठीक है, शहीद क्यों कहा गया? क्योंकि उनको कई थ्योरियां ऐसी हैं जिनमें कहा गया था उनको जहर देके मारा गया था। ठीक है, एक यहां पर देश है कजाकिस्तान, सॉरी किर्गिस्तान। किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। बिश्केक किसकी राजधानी है? किर्गिस्तान की। और यहां पर एक है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान, और ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। क्या है? तो दुशांबे। दुशांबे यहाँ की राजधानी है। तो कैसे याद रखेंगे? तजाकिस्तान, सबसे ज्यादा ताज कौन पहनता था? रावण। और रावण के कितने सर थे? 10। तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। ठीक है, किर्गिस्तान बिश्केक। किर्गिक यानी किरकिर किस में हो रही है? केक में हो रही है। केक खराब हो जाएगा और किरकिर होगी, तो ये क्या होगा? किर्गिस्तान बिश्केक। ठीक है, ये आपको उज्बेकिस्तान ताशकंद पता ही चल गया क्योंकि यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। तुर्कमेनिस्तान अशकाबाद आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, और कजाकिस्तान अस्ताना। ठीक है, तो ये हमारे 5 देश हो गए। चलिए, अब रिवीजन के क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? तो अभी सऊदी अरब। सऊदी अरब के साथ हमने क्या किया है? ये समझौता किया है।
भारत के बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो बॉक्सिंग फेडरेशन अध्यक्ष कौन चुने गए हैं हमारे यहाँ पर? अजय सिंह को चुना गया है। किसको? अजय सिंह को चुना गया है। हाल ही में भारत और फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन ने किस परियोजना के तहत जेट इंजन सह विकास निर्माण का फैसला किया है? तो इनकी परियोजना का नाम, इस परियोजना का नाम है AMCA। ठीक है। हाल ही में केरल ने किस परियोजना के तहत खुद को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? तो डीजी केरल, डीजी केरल के माध्यम से इन्होंने, और इसका मतलब क्या होता है कि खुद को डिजिटल साक्षर, यानी यहाँ पर हर काम काज करने वाला व्यक्ति अपना डिजिटल माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकता है या अपने व्यापार को डिजिटल माध्यम से कर सकता है, तो उसको साक्षर है डिजिटल माध्यम से कार्य करने में। तो ये हुए हमारे रिवीजन के करंट के क्वेश्चन जो पिछले महीनों में चर्चा में रहे। तो दोस्तों इस अभी हमने क्या पढ़ा? हमने करंट का प्रेजेंट का क्वेश्चन पढ़ा, उसके साथ हमने स्टैटिस्टिक्स जीके को पढ़ा और करंट के पिछले क्वेश्चनों को रिवाइज किया, यानी पूरा पैकेज जो आपको करंट और जीएस के साथ मिल रहा है। दोस्तों अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आपसे उम्मीद भी रखता हूं कि आप उसको लाइक भी करें। आपके व्यू बहुत सारे आते हैं लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं, तो दोस्तों लाइक भी इसको साथ साथ कर दिया कीजिए, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सेंजाओ 21 मिशन किस देश द्वारा भेजा गया है? तो अभी क्या हुआ है, अभी चीन ने, किसने? चीन ने यहां पर एक इनका अंतरिक्ष स्टेशन है, सॉरी लॉन्चिंग स्टेशन है। लॉन्चिंग स्टेशन कहां पर है? तो ये गोभी मरुस्थल में है, गोभी मरुस्थल। ठीक है, गोभी मरुस्थल जो एक ठंडा मरुस्थल है, वहां पर गोभी मरुस्थल में एक इनका लॉन्चिंग स्टेशन है, यानी जहां से ये रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में क्या भेजेंगे? अपने सैटेलाइट को भेजेंगे, वो स्टेशन है और उसका नाम क्या है? जियोकुन, जियोकुआन ये स्टेशन है। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया है, यहां से एक अंतरिक्ष यान ये भेजने वाले हैं और उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या होगा? तो अंतरिक्ष मिशन का जो नाम होगा वो होगा सेंजेन, ये नाम होगा। और ये किस रॉकेट से भेजा जाएगा? तो रॉकेट है इनका लॉन्ग मार्च 2F, तो इस रॉकेट के माध्यम से भेजा जाएगा। जैसे भारत में रॉकेट कौन से हैं? PSLV, GSLV और SSLV, ऐसे ही इनका रॉकेट है लॉन्ग मार्च, और 2F, लॉन्ग मार्च 2F के द्वारा इसको भेजा जाएगा। अब इसमें 3 यात्री जाने वाले हैं, 3 यात्री जाने वाले हैं। हो सके तो आप इनके नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, और इनके नाम है झांगलू, है ना, झांगलू, कितना अच्छा नाम है ना, झांगलू। क्या झांगलू? पेड़ झांगलू, है ना, झांगलू वू फाई। और ये वू फाई है, ये क्या है? अब चीन के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री हैं, युवा अंतरिक्ष यात्री। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वू फाई किस देश के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री हैं? तो वो चीन के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री हैं जो अभी कहां पर जाने वाले हैं? अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। और तीसरे हुए झांगलू झांग। ठीक है, तो दो तो आपको याद ऐसे रहेंगे, झांगलू झांग और वू फाई। ठीक है, अब इसमें खास बात क्या है, इस अंतरिक्ष मिशन में 4 चूहों को भी भेजा जा रहा है, 4 चूहों को भी भेजा रहा है, जिसमें से 2 नर हैं और 2 मादा हैं। और ये इनका पहला मिशन है जिसमें ये चूहों को भेज रहे हैं। भाई चीन का कोई भरोसा नहीं है, ये चमगादड़ से कोरोना को ला सकते हैं तो चूहों से भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरे विश्व को इन पर नजर बनाने की जरूरत है, पता ना कौन सी बीमारी लाके ये मानवों में प्रवेश करा दे। तो चूहों पर परीक्षण के लिए 4 चूहे ये इसके साथ भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये कमांडर इसके झांगलू होंगे और इंजीनियर वू-फाई होंगे। वू-फाई क्या है? सबसे युवा है यहाँ के, और विशेषज्ञ क्या है? झांग होंगझांग होंगे। तो ये तीनों, आप इनको शकल से पहचानना तो बहुत मुश्किल है, सब एक जैसे लगते हैं। ठीक है, शकल इनकी पहचानना बहुत मुश्किल है। अब ये भी नहीं पता चल रहा कि सबसे युवा कौन है और सबसे बुजुर्ग कौन है। मुझे तो सब एक जैसे ही लग रहे हैं, पता नहीं कौन सा युवा है। चलिए अब बात कर लेते हैं चीन की। ठीक है, तो ये आपको चमगादड़ चीन इधर दिख रहा है, कहां पर है? तो मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे ही भारत से हम दिशाओं का ज्ञान करेंगे, ऊपर नॉर्थ, इधर ईस्ट, तो भारत के उत्तर में ये देश है चीन, जो आपका पीला पीला ये दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है?
ये हो गया चमगादड़ चीन। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? तो बीजिंग इसकी राजधानी है। यहाँ की मुद्रा क्या है, यानी करेंसी है युआन, युआन या रेन मिम्बी, रेन मिम्बी। तो ये यहाँ की करेंसी हो गई, मुद्रा होगी। ठीक है, राजधानी क्या हुई यहाँ की? बीजिंग हुई। अगर बात करें यहाँ की सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी यहाँ की नदी है यांग टीसी। यांग टीसी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और एक चीन का शोक कहे जाने वाली नदी, चीन का शोक कहे जाने वाली नदी कौन सी है? तो ये है वांग वांगबो। वांगबो यहाँ की चीन की शोक कही जाने वाली नदी है। ठीक है, ये रहा हमारा मंगोलिया। और मंगोलिया और चीन की सीमा पर यहाँ पर है गोबी मरुस्थल। ठीक है, एक मरुस्थल ये यहाँ पे हुआ। चलो मरुस्थल को हम मिटा के दोबारा से बनाते हैं। तो यहाँ पर जो मरुस्थल है उसका नाम है गोबी मरुस्थल। एक यहाँ पर तिब्बत में है, इसका नाम है तकला मकान। ठीक है, तो तकला मकान और गोबी मरुस्थल यहाँ पर लोकेटेड है। कहाँ पर है? तो चाइना में है। ठीक है, एक यहाँ पर है बेदन जरान, बेदन जरान, ये भी एक मरुस्थल है बेदन जरान। ठीक, और एक है टेंगर, टेंगर, ये टेंगर। ठीक है, तो ये चार इसके मरुस्थल। क्योंकि दोस्तों जो आप ये चाइना देख रहे हैं, इसका 90% जनसंख्या इस वाले क्षेत्र में रहती है। ठीक है, 90% जनसंख्या इस वाले क्षेत्र में रहती है। और भारत से जो सीमा लगती है यहाँ पर ज्यादातर क्या है? तिब्बती लोग हैं या बहुत खाली स्थान है। ये वाला इसका पूरा देश खाली है। लगभग 90% जनसंख्या इसके पूर्वी हिस्से में ही रहती है। चलिए, तो ये हुआ रे चीन के बारे में जानकारी। अब देखते हैं रिवीजन के क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय, तो राजीव गौबा जी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये 23 अगस्त को मनाया जाया करेगा। ठीक है, हाल ही में एनसीईआरटी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सोशल मॉड्यूल किस वर्ग के छात्रों के लिए जारी किया? तो 13 से 12 की कक्षाओं के लिए। हाल ही में दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं हमारे गलोचा जी, गलोचा, गलोचा है गोलचा है, गोलचा। ठीक है, गोलचा जी को हमारा क्या बनाया गया है? इनका सतीश गोलचा जी को नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा किसके 150वीं जयंती के अवसर पर मनाया जाएगा? अच्छा, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को मार्क कर दिया था कि नहीं? आंसर आप देख लिया कीजिए कौन सा। तो इसमें तो क्या था? चीन था, है ना। और उससे पहले वाले में ऑप्शन में कई बार हम छोड़ देते हैं। इसमें क्या था? तो इसमें लखनऊ था। तो दोनों के आंसर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। ठीक है, तो किसके लिए मनाया गया? तो ये मनाया गया, इसको ऑप्शन लगा लीजिए, बिरसा मुंडा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, जो हमारा जनजातीय कार्य मंत्रालय है, जनजातीय कार्य मंत्रालय, इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि हम जो 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। क्या मनाने जा रहे हैं? तो 1 से 15 नवंबर तक हम क्या मनाएंगे? जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाएंगे, पखवाड़ा मनाएंगे। ठीक है, ऐसा किसने कहा है? तो हमारे जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा है। 15 तारीख तक ही क्यों मनाएंगे? क्योंकि 15 को ही हमारे यहाँ पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को जो बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा की जयंती पर क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो तब तक हम क्या मनाएंगे? जनजातीय पखवाड़ा मनाएंगे। तो इनका जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म क्योंकि 15 नवंबर 1875 में हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 1875 में हुआ था। और जनजातीय लोग इनको भगवान के रूप में देखते हैं, क्योंकि इन्होंने आंदोलन किया था। किसके खिलाफ? तो अंग्रेजों के गुलामी के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, जिसको हम उल गुलान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो जो हमारे एकलव्य
एकलव्य मॉडल विद्यालय हैं। मॉडल विद्यालय कितने? विद्यालय 497, कितने विद्यालयों के? लगभग 1 लाख छात्र इसमें भाग लेंगे। ठीक है, तो इतने छात्र इसमें क्या लेंगे? भाग लेंगे। ठीक है, 1.5 लाख छात्र भाग लेंगे। 497 हमारे जो एकलव्य मॉड्यूल के विद्यालय हैं उनके देश भर में से इतने छात्र इसमें भाग लेने वाले हैं। ठीक है, तो गौरव पखवाड़ा मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा तो भारत के स्वतंत्रता सेनानी, विरासत और योगदान का उत्सव मनाया जाता है। तो ये पूरी बारी इसके बारे में जानकारी, ये है हमारे बिरसा मुंडा, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो इनकी बात करें, जन्म कब हुआ? तो 1875 में, कब? 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ। और 25 वर्ष की उम्र में 1900 में क्या हुए थे? इनको रांची की जेल में फांसी दे दी गई। रांची की जेल में इनको क्या हुआ? फांसी दे दी थी। ठीक है, तो इतिहास की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बात करूं बिरसा मुंडा से, तो इन्होंने कौन सा आंदोलन किया? तो इनके आंदोलन का नाम था उलू गुलान इनका आंदोलन था। ठीक है, इनको उपाधि किसकी दी जाती है? तो इनको उपाधि जो दी जाती है उसका नाम है धरती आबा की इनको उपाधि दी जाती है। धरती आबा का मतलब होता है धरती के पिता, क्या? या पृथ्वी के पिता। तो ये लोग इनको पृथ्वी के पिता के रूप में इन्होंने धरती आबा की इनको क्या दी थी? इनको उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगर बात करें इनके गुरु की, इनके गुरु कौन रहे? तो गुरु इनके आनंद जी रहे। आनंद थे एक, तो उनके ये इनके गुरु रहे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके गुरु कौन रहे, तो आनंद पांडे जी इनके गुरु थे। ठीक है, तो इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में इतना जोरदार काम किया कि लोग इन्हें भगवान के रूप में ही पूजने लगे। ठीक है, मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 9 जून 1900 को इनको मृत्यु हो गई थी। तो इनको कहाँ मनाया जाता है? तो ये झारखंड से संबंधित है, तो झारखंड वाले क्षेत्र में इनको ज्यादा मान्यता प्राप्त है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र इनको भगवान के रूप में देखते हैं। झारखंड कहाँ पे है? तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और यूपी से बॉर्डर साझे करने वाला राज्य है झारखंड। झारखंड कब बना था? तो 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना की गई थी। तो आप ये समझ रहे हैं 15 नवंबर को क्यों? क्योंकि 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, इसीलिए 15 नवंबर को ही इसकी स्थापना की गई। अगर बात करूं यहाँ पे सीएम, तो सीएम कौन से हैं यहाँ पे? तो अभी यहाँ पे सीएम है हेमंत सोरेन। और यहीं की इनके पिता अभी क्या थे? शिबू सोरेन का हाल ही में क्या हुआ था? निधन हुआ था। ठीक है, शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हो गया था, वो हेमंत सोरेन के पिताजी ही थे। ठीक है, यहाँ की बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल यहाँ के हैं संतोष गंगवार यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। ठीक, अगर बात करूं यहाँ के नृत्यों की, ठीक है, तो नृत्य यहाँ के कौन कौन से हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण जो नृत्य आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, सरहुल कहाँ का नृत्य है? तो सरहुल यहीं का नृत्य है। ठीक है, सरहुल आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा, सरहुल कहाँ का नृत्य है? तो सरहुल यहीं का नृत्य है। एक आपने छऊ नृत्य पढ़ा होगा, छऊ नृत्य जो शास्त्रीय नृत्यों में भी शामिल है, छऊ नृत्य भी यहीं का ही है। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पर जट जटीन कर्मा, ठीक है, जट जटीन कर्मा, और कौन सा नृत्य है? डांगा और सोरहाई। तो ये नृत्य भी यहाँ पर किए जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है बेतला। क्या नाम है? बेतला। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर शामिल है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी हो गई आपको झारखंड के बारे में। चलिए अब रिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंद्रनील भट्टाचार्य को किस पद पर नियुक्त किया है? तो इन्होंने क्या किया है? अभी जो मौद्रिक नीति समिति है, मौद्रिक नीति समिति, इसके पदेन सदस्य नियुक्त किया है। दोस्तों मैं ये करंट के रिवीजन आपको इतनी बार करा दूंगा कि आपको एग्जाम में देखते ही याद आने वाला है कि भाई ये क्वेश्चन तो ये था। बस आपको क्या करना है, डेली इस क्लास को लेना है और साथ साथ इसको रिवाइज करते रहना है।
ठीक है। और रिवाइज हम एक बार वहां पे करेंगे और भी पीछे मैं रिवाइज करता चलूंगा पिछले महीनों का, तो आप अपने एग्जाम में और बच्चों से अपने आप को आगे पाएंगे। हाल ही में ओपन एआई ने अपना पहला भारत में कार्यालय किस शहर में खोला है? तो ये कहां पर खोलने वाले हैं? नई दिल्ली में। हाल ही में ब्राइट स्टार 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो ये मिस्र में आयोजित किया गया है। हाल ही में न्यायमूर्ति आलोक आराधे को सुप्रीम कोर्ट ने किस पद पर पदोन्नत किया है? तो इनको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत की पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना का शुभारंभ कहां हुआ है? अभी क्या हुआ है, जो हमारा मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग जो मंत्रालय है हमारा, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग मंत्रालय है, और इसके राज्य मंत्री जी जो हैं, और उन राज्य मंत्री का क्या नाम है? जॉर्ज कुरियन। क्या नाम है? तो श्री जॉर्ज कुरियन। तो इन जॉर्ज कुरियन ने क्या किया है? तो ये केरल में थे, और केरल में एक अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? केरल में। तो आपसे कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि ये संस्थान कहां पर स्थित है। जैसे तंबाकू का संस्थान कहां पर है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। आलू का कहां पर है? देहरादून में। तो ऐसे ही आपको ये संस्थान भी याद रखने होते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान जो केरल में स्थित है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? इसका शुभारंभ किया है। किसका? तो भारत की, शुभारंभ किसका किया है? तो शुभारंभ किया है भारत की पहली डिजिटल समुद्री, ये भी याद रखना कौन सी है? समुद्री मत्स्य पालन जनगणना का, ठीक है। जनगणना का इन्होंने क्या किया है? शुभारंभ किया है। किसने किया है? तो जो हमारे मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी उद्योग मंत्री हैं, राज्य मंत्री जो है श्री जॉर्ज कुरियन ने किया है। कहां पर किया है? तो केरल में किया है, ठीक है। अगर बात करूं मैं किसकी, तो बात करूं अगर मत्स्य पालन की, तो जो मत्स्य पालन है वो इसके लिए कौन सी क्रांति हुई थी? तो नीली क्रांति। आप याद रखेंगे, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली पालन से संबंधित है, ठीक है। अगर हाल ही में बात करूं मत्स्य पालन में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का विश्व में स्थान, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो भारत का 2nd स्थान है। अगर बात करूं 1st स्थान किसका है? तो चीन हमसे आगे है मछली पालने में भी, ठीक है। मछली पालने में भी भारत से चीन आगे है। तो ये हमारे वरी कुरियन जी हैं जो अभी क्या कर रहे हैं? केरल में इसका शुभारंभ कर रहे हैं। अब रिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 11 वर्ष पूरे किए प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो आप ये चर्चा में रहा है, आपको इसकी डेट जरूर इसे याद रखनी है। कब हुई थी? तो 28 अगस्त को 2014 में इसकी शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट आरोहण किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट आरोहण हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, जो हमारे हाईवेज का निर्माण करता है, उसके द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत में पशु रक्त बैंकों के लिए पहली बार राष्ट्रीय दिशा निर्देश कब जारी किए गए? तो अभी जो हमारे अगस्त 2025 में इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। हाल ही में लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री कौन चुनी गई हैं? तो इंगा, आप इतना ही नाम याद रखेंगे, वैसे इनका नाम है रिकनिंग वेग। इंगा रिकनिंग वेग, ये आयरलैंड की क्या चुनी गई है? लिथुआनिया की प्रधानमंत्री चुनी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत किसने और कब की थी? देखो दोस्तों, अभी क्या हुआ है, हमारे जेपी नड्डा जी जो हैं, जेपी नड्डा जी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो केंद्रीय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री तो कौन है? जेपी नड्डा जी।
अब जेपी नड्डा जी ने क्या किया है, जो हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, सशक्त परिवार, ये कार्यक्रम जिसको हमारे पीएम मोदी जी द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? पीएम मोदी जी द्वारा 17 सितंबर 2025 को शुरू किया गया। 17 सितंबर 2025 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए, ठीक है, तो योगदान के लिए क्या किया गया है, इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, सम्मानित किया गया कितनी को? 3 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। और सम्मानित कैसे किया गया है कि इनका नाम कहां पर शामिल किया गया है, तो इनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में शामिल किया गया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये उपलब्धि इन तीनों महिलाओं ने हासिल की है। और इसकी घोषणा किसने की? तो हमारे यहाँ पर जो जेपी नड्डा जी हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने इस बात की घोषणा की है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये रहे हमारी वो महिलाएं जिनको सम्मानित किया जा रहा है। चलिए रिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और भूटान ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भूटान के साथ हम क्या करेंगे? कृषि सहयोग बढ़ावा देने वाले हैं। हाल ही में दिल्ली के कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बस किसने शुरू की? तो जो यहाँ की सीएम है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता यहाँ किस क्रम की महिला सीएम है? तो चौथे क्रम की महिला सीएम है। सबसे पहले सुषमा स्वराज रही, फिर शीला दीक्षित, फिर हमारी जो आप पार्टी की थी, क्या नाम था उनका? आतिशी मारलेना, और उसके बाद रेखा गुप्ता जी चौथे क्रम की है। हाल ही में उम्मीद मॉड्यूल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो उम्मीद किसको? अल्पसंख्यकों को उम्मीद है, तो किसके द्वारा? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, हाल ही में उर्जित पटेल को आईएमएफ के किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो कार्यकारी निदेशक इनको चुना गया है। चलिए छठा क्वेश्चन, आज का छठा क्वेश्चन, हाल ही में राजकुमार अरोड़ा ने किस पद का कार्यभार 1 नवंबर 2025 को संभाला है? तो अभी इन्होंने, राजकुमार अरोड़ा जी ने कौन सा कार्यभार संभाला है? तो अभी ये बने हैं वित्तीय सलाहकार। वित्तीय सलाहकार बने हैं। किसके बने हैं? तो वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं के ये वित्तीय सलाहकार बने हैं। अब जो ये हमारे राजकुमार अरोड़ा जी हैं, ये क्या हैं, क्या इनकी उपलब्धि है? तो ये क्या है? ये 1990 बैच के आईडीएएस अधिकारी हैं। ठीक है, ये आईडीएएस क्या होता है? तो आईडीएस है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। ठीक है, तो इसके 1990 बेंच के क्या हैं? अधिकारी हैं, जिनको अभी क्या किया गया है? वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है रक्षा सेवाओं के क्षेत्र में। तो ये हैं हमारे राजकुमार अरोड़ा जी, काफी खुश हैं। ठीक है, पीछे हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी की फोटो लगाकर। चलिए, बाल वाटिका टीवी चैनल किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शुरू किया गया है? तो जो हमारे 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए शुरू किया गया है। हाल ही में 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। हाल ही में युद्ध अभ्यास 2025 भारत ने किस देश के साथ? तो युद्ध अभ्यास किसके साथ करता है भारत? भारत प्लस यूएसए, दोनों मिलकर करते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर एशिया का सबसे सुरक्षित देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 1 लाख करोड़ के अनुसंधान स्टार्टअप फंड के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? अभी क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर जो नवाचार है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी नवाचार को बढ़ाना आवश्यक है। इसीलिए मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी नवाचार को बढ़ाने के लिए हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो हमारे रेलवे और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी है, उन्होंने 1 लाख करोड़ के अनुसंधान स्टार्टअप फंड के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हाल ही में किया है।
ठीक है, तो अभी क्या हुआ, जो हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री, रेलवे के साथ साथ कौन से हैं, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है श्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ये हमारे वर्तमान में रेलवे के और वाणिज्य उद्योग मंत्री भी हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 1 लाख करोड़ के अनुसंधान बोलो तो रिसर्च अनुसंधान स्टार्टअप फंड के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक है, संस्करण का उद्घाटन किया है। देखो, और ये अनुसंधान किस लिए जरूरी है, तो हमारे इसका उद्देश्य होगा मेक इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया यानी भारत को हम प्रोडक्शन हम बनाएंगे, इसके लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है मेक इन इंडिया। इसके तहत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना, स्वदेशी नवाचार यानी कुछ नया करना, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आज अमेरिका क्यों है, चाइना क्यों है, क्योंकि वो वहां पर अपने जो मेक इन उनके देश में बने हुए जो उनके घरेलू उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देते हैं, और बढ़ावा तब मिलता है जब सुविधाएं दी गई हो सरकार के द्वारा। अगर भारत को बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो यहाँ पर जो कुटीर उद्योग है यानी छोटे उद्योग है उनको हमें गांव-गांव तक पहुंचाना होगा, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें सरकार का सपोर्ट चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए। यानी अगर कोई प्रोडक्ट किसी गांव में बनता है तो उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए, उसको ग्राहक तक पहुंचाने के लिए सड़क चाहिए, यानी पूरा सिस्टम उसके लिए डेवलप करना पड़ेगा, तब हमारा गांव भी क्या होगा, विकसित गांव बन सकेगा। यही फर्क है अमेरिका, चीन और भारत में। भारत अभी इस क्रम में काफी पीछे है, तो पीछे सरकारों ने उतना काम नहीं किया जितना इस क्षेत्र में काम करे जाने की आवश्यकता थी। गांधी जी भी हमेशा इस बात के समर्थक रहे कि कुटीर उद्योगों का विकास होना चाहिए। अगर कुटीर उद्योगों का विकास होगा, दोस्तों देखो, जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो बंगाल काफी आगे था। बंगाल क्यों आगे था, क्योंकि बंगाल से जो सूती कपड़ा इंग्लैंड या यूरोप में जाता था, अगर वहां किसी ने सूती कपड़ा बंगाल का पहना हुआ है तो वो क्या था, उसको बहुत अमीर समझा जाता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए उन्होंने यहाँ के कुटीर उद्योगों को ध्वस्त कर दिया, और जब ध्वस्त कर दिया और उन्होंने अपने यहाँ पर कच्चा माल यहाँ से लेके और वहां से माल बना कर यहाँ पर भेजा, तो यहाँ का जो कुटीर उद्योग था वो ध्वस्त हो गया और अभी तक वो खड़ा नहीं हो पाया है। तो इसके तहत हम नवाचारों को बढ़ावा देकर उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होप आपको पूरी कहानी ये समझ में आ गई होगी। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री है इन्होंने पीयूष गोयल जी ने शुरू किया है, उसका उद्देश्य क्या है, तो हमारे जो स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना है। अगर बात करूं इसकी थीम की, तो इसकी थीम क्या रखी गई है, तो इसकी थीम रखी गई है भारत में डीप टेक क्षण। क्या रखी गई है, भारत में डीप टेक क्षण, डिजिटल नेतृत्व से तकनीक प्रभुत्व की ओर, डिजिटल नेतृत्व से प्रभुत्व की ओर, तो ये इसकी थीम रखी गई है। चलिए, तो ये हमारे मंत्री जी पीयूष गोयल जी, इन्होंने हाल ही में इसका दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। जीएसटी परिषद किस संविधान संशोधन से लाया गया, तो 101वां संविधान संशोधन था। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी कौन से देश ने की है, तो भारत और श्रीलंका ने की है, और भारत क्या है इसका विजेता है, भारत क्या है इसका विजेता है, यानी भारत पहली बार क्या बना है, वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाला भारत पहली बार जीत पाया है। खनन मंत्रालय ने सचिव पदभार किसे संभाला है, तो पीयूष गोयल जी ने संभाला है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कितने नए जजों की सिफारिश की है, तो 26 नए जजों की इसने सिफारिश की है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कब स्थापित किया गया था और इसकी बेंच किस शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में फिडे शतरंज विश्व कप 2025 ट्रॉफी का नया नाम क्या रखा गया है, तो अभी क्या हुआ है, जो हमारे खेल मंत्री हैं, खेल युवा और खेल मंत्री, और मैंने आपको बताया है
इसके मंत्री का नाम याद करने की ट्रिक, खेल से हमारे मन को क्या मिलता है, सुख, तो इसके मंत्री हुए मनसुख मांडविया, मांडविया, ठीक है। तो मांडविया इसके क्या हुए, मंत्री हुए, ठीक है। तो इन्होंने अभी क्या किया है, इन्होंने घोषणा की है कि जो 2025 का फिडे वर्ल्ड कप यानी शतरंज का जो विश्व कप होगा, शतरंज का विश्व कप, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हमारे जो पहले फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे, ग्रैंड मास्टर, और उनका नाम था विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद, इनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो विश्वनाथन आनंद कप इसको रखा गया है, जो हमारे क्या थे, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, ठीक है। तो फिडे विश्व कप 2025 में किसके, तो पणजी में ये घोषणा की गई। ये घोषणा कहां पर की गई, तो इसके समारोह का आयोजन पणजी में किया गया। पणजी कहां पर है, गोवा में, ठीक है। गोवा की पणजी में इसका एक समारोह का आयोजन किया गया, और इस समारोह के दौरान हमारे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने यह घोषणा की कि अब इन देशों का नाम क्या रखा जाएगा, इस कप का नाम विश्वनाथन आनंद कप रखा जाएगा। इसमें 2006 खिलाड़ी भाग लेने वाले 80 देश में, और नॉकआउट राउंड में क्लासिक खेलों की प्रतिस्पर्धा भी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9, तो ये हमारे विश्वनाथन आनंद बीच में कप पर इनका फोटो लगा हुआ है। हाल ही में डॉक्टर दीपक मित्तल को किस देश का भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर साहब कहां जा रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब हमारे जा रहे हैं संयुक्त राज्य अमीरात में, यूएई में। हाल ही में चर्चा में रहा मलक्का जल संधि किन दो प्रमुख समुद्रों को जोड़ता है, तो यहां पर है हमारा अंडमान निकोबार, और यहां पर देश हुआ हमारा मलेशिया। यहां पर एक छोटा सा देश कौन सा है, सिंगापुर, और नीचे है ये इंडोनेशिया। तो ये है मलक्का संधि, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि का मतलब क्या है, वह पानी की वह छोटी सी नाली जो पानी के दो बड़े भागों को जोड़ दे, उसको हम जल संधि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सागर है, तो यहाँ पर है चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, और दक्षिण चीन सागर को किससे जोड़ती है, तो यहाँ पर है अंडमान सागर, अंडमान सागर, अंडमान सागर जो किसका हिस्सा है, अंडमान सागर किसका हिस्सा है, तो हिंद महासागर का हिस्सा है, हिंद महासागर का हिस्सा है। इसको जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, मलक्का जल संधि है। हाल ही में तूतीकोरन बंदरगाह में की गई हरित हाइड्रोजन परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका नाम है, इसका उद्देश्य है कार्बन को उत्सर्जन को कम करना, कार्बन के उत्सर्जन को कम करना, ठीक है। और हमारा जीरो कार्बन यानी नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक है, 2070 तक, ठीक है। हम जीरो कार्बन उत्सर्जन करेंगे। जीरो कार्बन का मतलब होता है जितना कार्बन हमने पैदा किया उतने को ही अवशोषित कर लिया। हाल ही में नीति आयोग ने किस वर्ष के दालों के उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य रखा है, तो दालों का उत्पादन हम 2047 तक करेंगे। साथ ही हम दालों में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, यानी जितना हमारी जरूरत है उसको हम किसी बाहर देश से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने देश में भी हम उसका उत्पादन कर लेंगे। ऐसा लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करने का कहा गया है, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे इस बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में निमितवीर सिंह वालिया ने किस खिताब को हासिल किया है, तो पंजाब के दूसरे खिलाड़ी बने हैं, पंजाब के दूसरे खिलाड़ी बने कौन, निमितवीर वालिया। क्या करने वाले, इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल करने वाले ये दूसरे पंजाब के खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले जो हमारे पंजाब के खिलाड़ी थे दुष्यंत शर्मा, पहले कौन से थे, दुष्यंत शर्मा थे, दुष्यंत शर्मा। तो दुष्यंत शर्मा हमारे पहले खिलाड़ी थे। दूसरे कौन से बने हैं, तो दूसरे निमितवीर वालिया बने हैं। कहां पर इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की, तो ये उपलब्धि इन्होंने फ्रांस में हासिल की, फ्रांस में ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। चलिए ये हमारे निमितवीर सिंह हैं जो अभी ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर को स्क्रेचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है,
तो जो हमारे मोहम्मद सिराज हैं बॉलर, उनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, अभी मैंने आपको सिंगापुर के बताया, अभी थाईलैंड के अनुतिन इनके प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के अवसर पर डाक टिकट और सिक्का जारी किया। किस अवसर पर? तो 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इन्होंने ये डाक टिकट जारी किया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किसको मिला है? तो ये जो हमारे पंजाब के सिंगर हैं दिलजीत दोसांझ को मिला है। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, रिलायंस जियो उपयोगकर्ताओं को कितने महीने के लिए गूगल ने एआई प्रो प्लान मुफ्त मिलेगा? अभी क्या कर रहा है जियो का जो रिलायंस है वो दोबारा से फंसाने की कोशिश में है। जैसे इसने 2016 में फ्री इंटरनेट देकर सभी लोगों को इंटरनेट की आदत डाल दी, अभी क्या कर रहा है ये 18 महीने तक गूगल के एआई प्रो प्लान को मुफ्त दे रहा है। ठीक है, किसके लिए? तो 18 महीनों तक के लिए ये एआई को क्या कर रहा है? मुफ्त में बांट रहा है। जब इसकी आदत लग जाएगी फिर से पैसे वसूलेगा। तो ये थे हमारे आज के 10 सवाल। आशा करते हैं हमारे प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।